हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई एग्जाम बी। पिछले वीडियो में हमने IBPS SO राजभाषा के लिए पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी और आज के वीडियो में भी हम कुछ और प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और IBPS SO मीन्स के लिए फ्लैट 70% का ऑफ है, तो देर न करते हुए आप राजभाषा के ऑनलाइन कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, राजभाषा के लिए आयोग और संसद की समिति के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 350 में और अनुच्छेद 120 में। देखिए, संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 के अनुच्छेद राजभाषा संबंधी प्रावधान करते हैं। इसमें अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राजभाषा के लिए एक आयोग बनेगा और साथ ही संसद की समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 344 यह भी कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर एक राजभाषा के लिए आयोग का गठन करेंगे, जिसे राजभाषा आयोग कहा जाएगा, और प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर संसद की समिति का गठन किया जाएगा, जिसे संसदीय समिति का नाम दिया जाएगा। इस राजभाषा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के बारे में सिफारिश करे। 10 वर्ष की समाप्ति पर एक जो समिति गठित की जाएगी उसे संसदीय समिति कहा जाएगा। इसमें 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। तो इस तरह से अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के गठन की बात करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्राचार के विषय में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 120। इनमें से देखिए, राजभाषा नियम 1976 हिंदी पत्राचार के विषय में बात करता है। जैसा कि हमें पता है कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भाषाई आधार पर देश का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी की दृष्टि से ये कहा गया है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी भाषा में ही देना होगा, चाहे वह किसी भी राज्य सरकार या व्यक्ति विशेष से आया हो, और इस नियम में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। तो यहाँ पर ये भी प्रावधान किए गए हैं कि यदि क वर्ग का कोई क्षेत्र ख वर्ग से पत्राचार करता है तो किस भाषा का प्रयोग करेगा, और ग वर्ग के साथ पत्राचार करता है तो किस भाषा का प्रयोग करेगा। तो इस तरह से पत्राचार से संबंधित जो भी निर्देश दिए गए हैं वे राजभाषा नियम 1976 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार जम्मू कश्मीर ग क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि राजभाषा नियम 1976 भाषाई आधार पर क, ख और ग क्षेत्र की बात करता है, जिसमें से ग क्षेत्र में अहिंदी भाषी राज्य आते हैं, और जम्मू कश्मीर की भाषा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डोगरी या फिर कश्मीरी बोली जाती है। इसके साथ ही वहाँ पर उर्दू भाषा का भी प्रचलन है। तो यह एकदम सत्य कथन है। दूसरा है, अनुच्छेद 347 के अनुसार राज्य जनसंख्या के आधार पर अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है। यह भी बिल्कुल कथन सत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 347 कहता है कि कोई भी राज्य अपनी विस्तृत जनसंख्या के आधार पर अपनी राजभाषा को घोषित कर सकता है। वहाँ के निवासी जो भी मुख्य भाषा बोलते हैं वह उस राज्य की भाषा हो सकती है। अगला है, ख क्षेत्र में अर्ध हिंदी भाषी राज्य आते हैं। ये भी राजभाषा नियम 1976 के अनुसार जो ख क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है उसमें यह बात की गई है कि ख क्षेत्र में अर्ध हिंदी भाषी राज्य आते हैं। अर्थात ख क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर हिंदी समझी तो जाती है किंतु बोली नहीं जाती है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है।
अगला कथन है, राजभाषा विभाग की पत्रिका का नाम राजभाषा कमल है, जो कि एक असत्य कथन है। राजभाषा विभाग की पत्रिका का नाम राजभाषा भारती है। राजभाषा विभाग अपनी एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम राजभाषा भारती है, तो यह असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा प्रशिक्षण से संबंधित लीला सॉफ्टवेयर का पूरा नाम है। तो पहले तो यह समझ लेते हैं कि लीला क्या है। लीला राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी स्वयं शिक्षण हेतु बहुभाषिक एक ऐप है जिसे सीडेक कंपनी ने बनाया है और इसके द्वारा अंग्रेजी, बांग्ला, नेपाली, उड़िया इत्यादि विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा को सीखा जा सकता है। और इसकी फुल फॉर्म है लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इंडियन लैंग्वेजेस को सीखना। इसे लीला सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजभाषा के विषय में नीति तय करने वाली सर्वोच्च समिति है। जैसा कि आपको पता है, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु समितियां गठित करी गई हैं, जिसमें सर्वोच्च समिति की बात कर रहे हैं। तो इसकी सर्वोच्च समिति का नाम है केंद्रीय हिंदी समिति। वैसे तो संसदीय राजभाषा समिति की अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में चर्चा की थी, और हिंदी राजभाषा समिति और नगर राजभाषा समिति भी राजभाषा विभाग द्वारा गठित समितियां हैं, किंतु केंद्रीय हिंदी समिति सर्वोच्च समिति है। और केंद्रीय हिंदी समिति राजभाषा हिंदी नीति को लागू करने के लिए अंतर मंत्रालयी और अंतर विभागीय समन्वय निश्चित करते हुए इनके कार्यों को देखती है। भारत के गृह मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, आह्लाद शब्द का विलोम है। आह्लाद शब्द का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता या फिर हर्ष। तो आह्लाद शब्द का विलोम है अनाह्लाद। एक गलत शब्द है। अनासक्त भी एक गलत है शब्द। आनंद आह्लाद शब्द का ही समानार्थी शब्द है। तो आह्लाद हर्ष या फिर खुशी, और विषाद अर्थात दुख। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, दोपहर के बाद का समय कहलाता है प्रातः, मध्याह्न, अपराह्न या फिर प्रदोष। प्रातः काल सूर्योदय का समय होता है। मध्याह्न दिन के 12 बजे का समय होता है, जिस समय सूर्य ठीक ऊपर होता है। और अपराह्न कहते हैं दोपहर के बाद के समय को। अपर अन्न, अपर अर्थात बाद, तो बाद का जो समय होता है उसको अपराह्न कहते हैं। प्रदोष भी समझ लीजिए। प्रदोष उस समय को कहते हैं जब सूर्य अस्त हो जाता है और रात का आरंभ होता है। तो दोपहर बाद का समय कहलाता है अपराह्न। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। इस पुस्तक के विकास में अध्यापकों व शिक्षाविदों का सहयोग मिला है। कोई त्रुटि नहीं। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो इसे चिन्हित कर देंगे, लेकिन वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पुस्तक के विकास में वाक्य के इस भाग में अशुद्धि है, क्योंकि पुस्तक का विकास नहीं किया जाता है, पुस्तक का तो प्रकाशन किया जाता है। तो इस पुस्तक के प्रकाशन में अध्यापकों व शिक्षाविदों का सहयोग मिला है, यह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी और फारसी के कुछ प्रचलित शब्दों को ज्यों का त्यों इस कोष में लिया गया है। वाक्य के इस भाग में देखिए ध्यान से, तो इस कोष में लिया गया है। यह शब्द यहाँ पर अनुचित है, क्योंकि कोष शब्द का प्रयोग दूरी के अर्थ में होता है, जैसे कि 4 कोस, मैं 4 कोस चला। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शब्दों की बात की गई है तो शब्दों के साथ प्रयोग होता है कोश। इंग्लिश में इसे हम डिक्शनरी कहते हैं और हिंदी में हम इसे कोश कहते हैं, शब्दकोश। तो अंग्रेजी और फारसी के कुछ प्रचलित शब्दों को ज्यों का त्यों इस कोश में लिया गया है, यह सही उत्तर होगा। अगला है, जब तक हम दैनिक जीवन में पूरी तरह लोकतंत्र का अमल नहीं करते तब तक हमारी राजनीति में भी सत्यवादी लोकतंत्र नहीं आ सकता। वाक्य के इस भाग को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें अशुद्ध प्रयोग लगता है, सत्यवादी लोकतंत्र। सत्यवादी का अर्थ होता है जो हमेशा सत्य बोलता है, और यहाँ पे लोकतंत्र तो बोल नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पर सही प्रयोग होगा सच्चा, या फिर सही अर्थों में इसको हम कह सकते हैं। तो जब तक हम दैनिक जीवन में
पूरी तरह लोकतंत्र का अमल नहीं करते तब तक हमारी राजनीति में भी सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता, ये शुद्ध रूप होगा। तो इसी प्रकार से तैयारी के लिए आप iExamB के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।